Hello friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 6, 2024 और डे है हमारा फ्राइडे। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो पहली हेडलाइन ये है, इन द वेक ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस हाउस पैनल इंक्लूड्स सेबी रिव्यू इन एजेंडा लाइकली टू समन बक। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि इसके बारे में हम लोग अंदर भी डिटेल में बात करेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो रिसर्च करती है और वो कुछ जो है डेटा लेके आती है। तो ये इन्होंने सेबी की जो चेयरपर्सन है ना, माधवी पुरी बक, इनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए थे। तो उसको रिव्यू करेगा कौन? तो हमारा हाउस करेगा। कौन सा हाउस करेगा? तो हमारा पार्लियामेंट करेगा। उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो देखेगी कि क्या सीन है। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से पूरी तरह से अंदर बात करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि स्वच्छ भारत हेल्प्ड अवॉइड 60,000 इन्फेंट डेथ्स पर ईयर अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। अवॉइड का मतलब होता है बचाना। स्वच्छ भारत अभियान के वजह से 60,000 से ज्यादा जो नवजात शिशु है ना, उनकी जान बचाई गई है। आपको पता ही है, स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारे लिए एक सफाई के लिए अभियान लाया गया था और इसमें क्या होता है, एक्सेस टू टॉयलेट। स्वच्छ भारत अभियान से लोग टॉयलेट जा सकते हैं, बेटर सैनिटेशन, अच्छी साफ सफाई की सर्विसेज हुई है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही ये मिशन था। इसके वजह से क्या हुआ, 60,000 से 70,000 नवजात बच्चों जो 2014 से लेके 2020 के बीच में थे, उनकी जान बचाई जा सकी। और ये स्टडी किसने पब्लिश किया? तो जर्नल है एक नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने ना आंसर में, मेंस के आंसर में डाल सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जब बच्चे की मौत हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब बहुत सारे ये रेट होता है, मतलब परसेंटेज में जब निकालते हैं तो वो रेट निकल जाती है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब लॉन्च हुआ था? तो अक्टूबर 2014 का। ओवर 11,000 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट जो है बिल्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत अभियान। जब इसको लॉन्च किया गया था तो अक्टूबर 2 2014 में लॉन्च हुआ था। आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि अक्टूबर 2 को कौन से ऐसे महानुभाव हैं जिनका जन्म दिवस है। लेकिन वो एक नहीं है, वो दो हैं। उन दोनों के नाम आप बताएंगे, ठीक है? दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरी न्यूज जो इम्पोर्टेंट ये है वो है, इंडिया, ब्राजील, चाइना इन पुतिन्स लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मीडिएटर्स ऑन यूक्रेन। तो आपको पता ही है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, बहुत साल हो गए हैं इसको, लेकिन अभी तक वहां पे मीडिएशन नहीं आया। मतलब कोई किसी ने इसको रोकने की कोशिश, मतलब एक मीडिएटर होता है ना जो बीच में आता है दो लड़ाई के बीच में। तो जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी, उन्होंने अपनी, मतलब अगर उनके हिसाब से कोई इस पीस टॉक को चला सकता है तो वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना, इंडिया और ब्राजील। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रशिया के अच्छे संबंध हैं चाइना, इंडिया और ब्राजील से। ठीक है, तो रशिया में एक स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी जिसका नाम टास है, उन्होंने कोट किया है पुतिन की बात को कि वी रिस्पेक्ट आवर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हु आई बिलीव सिंसियरली सीक टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज सराउंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि उन्होंने इसमें कुछ नाम लिया जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पूरा जो पुतिन जी ने कहा है। नेक्स्ट न्यूज आप लोग देख सकते हैं, एनएमसी विड्रॉज करिकुलम दैट सेड लेस्बियनिज्म इज अ सेक्सुअल ऑफेंस। तो एनएमसी क्या है? एनएमसी है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिसिन। तो एनएमसी ने क्या किया, देखो एक करिकुलम होता है ना हर का, जिसे हम पढ़ते हैं तो हमारा एनसीईआरटी करिकुलम से मेडिकल एडुकेशन के लिए भी एक करिकुलम है। उस करिकुलम में क्या हुआ कि एक रिग्रेसिव लैंग्वेज यूज किया हुआ था जिसमें लिखा गया था, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के बुक में लिखा हुआ था कि लेस्बियनिज्म जो है ना वो एक सेक्सुअल ऑफेंस है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ था होमोसेक्सुअल्स का, तो अब कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस नहीं रह गया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी ऐसी जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया गया था सेक्शन 377 को। ठीक है, वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन। तो ये सारी कुछ हेडलाइंस थी। अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते हैं।
तो अब हम लोग अच्छे से डिटेल में देखते हैं। पहली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे वो ये है, इन द वेक ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस हाउस पैनल इंक्लूड सेबी रिव्यू इन एजेंडा। हमने फर्स्ट पेज पर भी इसको देखा था। देखें सीन क्या है ना, ऐसा है कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हम सबने बताया था कि जो हिंडनबर्ग जो है वो एक रिपोर्ट निकालती है, ये एक यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी है। और इन्होंने क्या बोला था कि जो माधवी पूरी बक है ना, जो चेयरपर्सन है सेबी की, उनका और उनके हस्बैंड का ना कुछ अडानी ग्रुप के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कुछ तो उनके शेयर में या किस में ऐसे इंटरेस्ट है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि अगर किसी का किसी कंपनी में शेयर है या कुछ है तो वो उसको ऑफ कोर्स ज्यादा ना वैल्यू करेगा। सिंपल बात है, सिंपल भाषा में यही है। तो इसको लेकर के जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको पता है, हम लोग पार्लियामेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कमिटीज हैं जिनको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। इन कमिटीज का क्या काम है, इन कमिटीज का काम है देखना, जो भी बिल आता है ना, जो भी कुछ आता है उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको देखना, उस पर रिसर्च स्टडी करना, उन बिल्स को देखकर तब जाके ये बिल्स पास होके एक्ट बन पाती हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कमेटी है, एक होती है एड हॉक कमेटी, ठीक है, एक होती है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट कमिटी होता है, और ये जो है वो कमिटी का काम यही होता है, इसको पार्लियामेंट में रखा जाता है ये चेक करने के लिए। इस स्टैंडिंग कमिटी के अंदर आती है हमारी फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी 3 होते हैं, ठीक है। उन 3 फाइनेंशियल कमिटीज में से एक है पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये क्या है, ये वॉचडॉग है। वॉचडॉग क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का। अगर गवर्नमेंट कितना पैसा डिसाइड करता है कि वो स्पेंड करेगा एक साल में, तो उसका रिव्यू कौन करेगा, सेबी करेगा। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और सेबी और ये सब सब मिलके, इनफैक्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को बोला जाता है फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ व्हाट, ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये सारे ना मिल करके ये सारी देखते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को देखते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को नोटिफाई किया गया है और बोला गया है कि एक बार चेक करो कि क्या ये एलिगेशन सही है। बाद में हो सकता है समन भी करे किसको, बक को। बक कौन है, माधवीपुरी बक को। तो अब इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेबी और पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी बता देती हूँ। ये बनता है आपका 1921 में, और बनता किसके द्वारा है, तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में सबसे पहले मेंशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला है, उसमें सबसे पहले मेंशन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, और बनता है 1921 में। इसमें 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये सारे मेंबर देखेंगे दोनों हाउस से, क्यों है, ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, दोनों हाउस से है इसलिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये 3 फाइनेंशियल कमेटी में से एक है, वो कौन तीनों है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब सेबी को देख लेते हैं। सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में बना था। इनिशियली ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, जो किसी लॉ से बनता है, और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब यहाँ कोई लॉ नहीं थी, पहले लॉ से नहीं बना था, इनिशियली बिना स्टैट्यूटरी के बना था। लेकिन बाद में क्या होता है, 1992 में सेबी एक्ट आता है और उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाती है। जब भी कोई एक्ट से कोई बॉडी बनती है उसको ज्यादा पावर है, इसीलिए स्टैट्यूटरी बनाने का फायदा है। तो सेबी है क्या, तो सेबी प्रिंसिपल रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का। सिक्योरिटी में क्या आते हैं, हमारे जो शेयर है, स्टॉक्स हैं, ये सब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है, जैसे हमारे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारे बैंकों को इनको रेगुलेट करता है ना, फाइनेंशियल सारे देखता है बैंक आरबीआई। वैसे सेबी जो है सिक्योरिटी मार्केट को देखता है। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ है, तो मुंबई में है। चेयरमैन कौन है, तो आपको पता ही है, जो अभी एलिगेशंस में फंसी हुई हैं। 4 रीजनल ऑफिस है सेबी के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी जगह वो 4 रीजनल ऑफिस है। सेबी ना क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी का मतलब होता है हाफ, आधा लेजिस्लेटिव पावर भी है इसमें और आधा जो है वो जुडिशियल पावर भी है। क्यों, क्योंकि सेबी जो है ना रजिस्टर कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी बड़े बड़े आपने सुना होगा ना, ग्रो ऐप, तो इन्वेस्टोपीडिया, ये सारे तब तक नहीं आ सकते ना जब तक सेबी के साथ रजिस्टर नहीं कर लेते। रेगुलेटरी नॉर्म्स लेकर के आते हैं कि ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने होंगे स्टॉक कंपनी को, ये सब करना पड़ेगा। क्यों, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सेबी का कुछ रोल है। ठीक है, तो सेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये सब कमेंट
कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना रीजनल ऑफिस। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंटरपोल इशूड 100 रेड कॉर्नर नोटिसेस ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट लास्ट ईयर, सीबीआई के चीफ ने कहा है। तो सीबीआई के डायरेक्टर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रवीण सूद। कौन है सीबीआई के डायरेक्टर? प्रवीण सूद। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर 2023 में अभी तक सीबीआई ने इंटरपोल ने 100 रेड कॉर्नर नोटिसेस इशू किए हैं। ठीक है। 10th इंटरपोल लाइजन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक, जिसको ऑर्गेनाइज कराती है बाय सीबीआई। सूद ने कहा कि 29 वांटेड क्रिमिनल्स को 2023 में इंडिया वापस लाया गया और 19 सो फार इन 2024 विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल इंटरनेशनल। मतलब कि जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर, अब बताएंगे कि कॉर्नर नोटिस क्या है, सब बताएंगे, आप लोग को चिंता करने की जरूरत है। बस ये जान लीजिए कि बोला क्या है सूद जी ने। सूद जी ने बोला कि 19 क्रिमिनल जो देश छोड़ के भाग गए थे उनको वापस लाया गया है। बहुत बड़ी चीज होती है। यूनियन होम सेक्रेटरी ने कहा है कि ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ऑफ सीबीआई इज हैंडलिंग अराउंड 200 to 500 रिक्वेस्ट। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं सीबीआई। इंटरपोल का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इंटरपोल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इंटरपोल का क्या रोल है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो इंटरपोल की बात की जाए तो इंटरपोल इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। काम क्या है? तो इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन नहीं, कॉर्पोरेशन वो करते हैं। इंटरनेशनल तो हर कंट्री में है ना, लॉ एनफोर्समेंट तो हर कंट्री, तो पुलिस जो है उनको आपस में जो मिला के रखना, कोऑपरेशन बनाना, सद्भावना बना के रखनी है, तो वो इंटरपोल देखता है। कितने कंट्रीज हैं इंटरपोल के मेंबर? तो 194, इंडिया भी है, तभी तो सीबीआई की बात आई। अब देखिए इंटरपोल जो है ना वो नोटिस जारी करता है। इसके अलग अलग नोटिस होते हैं, रेड कॉर्नर, येलो कॉर्नर, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, और इंटरपोल का एक स्पेशल नोटिस होता है। तो ये जो जितने अलग अलग नोटिस है ना, ये स्टेट ऑब्लिगेटेड नहीं है। जैसे अगर ये 194 कंट्रीज पार्ट है इंटरपोल की, तो ये ऑब्लिगेटेड नहीं है कि इनको, ऑब्लिगेटेड मतलब कि बाध्य नहीं है कि इनको फॉलो ही करना है। ये फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर यूजुअली फॉलो करते हैं। इंटरपोल की बात की जाए तो इंटरपोल परमानेंट ऑब्जर्वर है यूएन का, ठीक है, 1996 से। इंटरपोल इस्टेब्लिश कब हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बनाएंगे, किस ईयर में हुआ है, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना। ये इंटरपोल को अगर देखा जाए तो एक तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क है। इंफॉर्मेशन अलग अलग देश की पुलिस एक दूसरे से शेयर करती है ताकि कोई क्रिमिनल इंटरनेशनली भगौड़ा रहे तो पता चल सके। इंटरपोल में कोई ऐसा नहीं कि कोई इंटरपोल का मेंबर तो अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग नोटिस में आप लोगों के लिए रेड नोटिस और ब्लू नोटिस इंपॉर्टेंट है। रेड पे तो हमारा न्यूज ही आ गया कि 100 रेड कॉर्नर नोटिस थी, ब्लू भी इंपॉर्टेंट है। अब ये रेड नोटिस अगर कोई इंटरपोल जारी करता है तो इसका क्या मतलब है? रेड नोटिस अगर इंटरपोल जारी किया तो मतलब सीक करना लोकेशन या अरेस्ट बाय अ जुडिशियल जुरिस्डिक्शन और ट्राइब्यूनल। मान लो कोई क्रिमिनल है जो जिसका लोकेशन जानना है, तो अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देगा ना, तो जिस कंट्री का वो भगौड़ा है, मान लो इंडिया का भगौड़ा है और इंटरपोल जारी कर देता, तो यूएस वाले जो है ना, यूएस में अगर वो भाग गया है तो इंडियन पुलिस जो है वो मांग सकती है यूएस पुलिस से कि आप मुझे लोकेशन बताइए, ऐसे ऐसे ये भगौड़ा क्रिमिनल है। और वो जो क्रिमिनल है ना वो या तो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन का होना चाहिए या कोई ट्रिब्यूनल उसको क्रिमिनल घोषित की हो, ठीक है। उसके अलावा आता है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस क्या होता है? ये जारी किया जाता है टू आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होने की बात होती है, लेकिन रेड में जो है वो अरेस्ट और लोकेट दोनों चीज होती है। तो रेड और ब्लू ही सबसे ज्यादा नोटिस जारी करती है इंटरपोल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब सारी बात थी हमारे इंटरपोल को लेकर। नेक्स्ट न्यूज आप उससे पहले आपको पता ही है कि हमारा किताब है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का प्रीलिम्स के लिए, आपको पता ही है इस साल अगर नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये बीपीएससी 70वीं बीपीएससी हमारे लिए एक वरदान ही है। आप सारे के सारे अच्छे से पढ़ाई करें, पूरी जोश के साथ पढ़ाई करें, इस साल तो निकाल ही लो सारे के सारे। और उसमें हम आपकी थोड़ी सी जो मदद कर सकते हैं वो अपने बुक्स के थ्रू। हमारी बुक आपको पता है प्रीलिम्स की तर्कश बुक है, करंट अफेयर का भी हमारा बुक है। हम समान अध्याय, जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं, हम अपने हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सामान्य अध्ययन की बुक लेकर के आए हैं। तो ये सारे बुक से आप लोग क्वेश्चंस बनाएं, एमसीक्यू जितना सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस होगी, रिवीजन को एकदम जोर शोर से करिए। इस साल जो है सब के सब लग जाओ, सब के सब ऑफिसर बनने की कोशिश करो और बन के दिखाओ। हमारी
ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब आपको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज लॉ कमीशन। लॉ कमीशन पे एक आर्टिकल लिखना है कि इसका रोल मेंबर रिकमेंडेशन। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। 23वीं लॉ कमीशन जो है वो 1 सितंबर को हमारी यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ये 23वीं है। इनका 3 साल का टेन्योर होगा। पिछले वाला जो लॉ कमीशन था 22वां, उसका जो है टेन्योर 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। पिछले वाले लॉ कमीशन यानी कि 22वें लॉ कमीशन को चेयर किया था कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है पुराने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी ने। ठीक है। अब जो ये हमारा लॉ कमीशन है ये अब इस साल आ जाएगा 23वां। ये आने का क्या बेनिफिट ये होगा कि आपको पता ही होगा कि इस बार की बीजेपी गवर्नमेंट के जो एजेंडाज हैं वो ये हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का और साइमल्टेनियस लोकसभा इलेक्शन लाने का। आपको पता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अंदर है डीपीएसपी के? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। भले आपको 50 बार पूछा गया हो, फिर से इसको लिखे। क्या होता है ना, रिविजन इसी को कहते हैं। उसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है कि लोकसभा की और जितनी स्टेट है वो भी साथ साथ इलेक्शन हो। तो ये सारे ना कुछ एजेंडा है इस बार के। और पीएम जी ने हमारे इंडिपेंडेंस डे एड्रेस पे भी इनके बारे में बात किया। तो लॉ कमीशन का यहीं पे रोल आ जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं। अब लॉ कमीशन उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन है, यानी कोई लॉ से नहीं बनी है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस जो है ना एक गजेट नोटिफिकेशन के तहत बनाता है। और इसका काम होता है गवर्नमेंट जो भी लॉ लेकर के आती है, नाम है लॉ कमीशन, उस लॉ को रिव्यू करना। ठीक है। लॉ कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं ना वो यूजुअली इस किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है या कोई लीगल स्कॉलर होते हैं। बहुत लीगल में उनको बहुत पता होता है। ठीक है, वो मेंबर होते हैं। 22वीं लॉ कमीशन जो है वो 23वीं तो अब आएगी। अभी तक जो 22वीं लॉ कमीशन है इंडिपेंडेंस के बाद से जो लॉ कमीशन से लेकर के जो 22वां है, ठीक है, हमारे 1947 से लेकर के 2023 वाला जो लॉ कमीशन है, मतलब पिछला 22वां लॉ कमीशन, इन्होंने 289 रिपोर्ट्स दिए हैं गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड नहीं है, बाध्य नहीं है कि एक्सेप्ट करे इन रिपोर्ट को, लेकिन गवर्नमेंट ने किया है। और करके ये जो ब्लू वाले से मैंने अंडरलाइन किया है, आज तक बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। जैसे सीआरपीसी जो 1973 में आया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटी एक्ट 2009 वाला, ये दोनों जो है ना लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही आए। उसके अलावा लॉ कमीशन एक बड़ी चीज की, 1500 से ज्यादा ऐसे लॉस थे ना जो ऑब्सोलीट हो गए थे, जिनका रोल नहीं था, या तो खूब सारे एक साथ थे या ऑब्सोलीट थे। कोई उन लॉस को हटाया गया। ये लॉ कमीशन ने कहा था कि तुरंत इमीडिएटली रिपील करो, हटा दो। ये 20वें लॉ कमीशन ने बोला था। तो उससे क्या होता है ना, फालतू के लॉ नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग उस लॉ पे फोकस कर पाएंगे जो काम का है। अब हम लोग थोड़ा सा ना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि लॉ कमीशन में होंगे कौन। तो लॉ कमीशन में एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे और उसके अलावा एक सेक्रेटरी होंगे, एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर। तो क्या हो गया, एक चेयरपर्सन हो गए, 4 फुल टाइम मेंबर हो गया, एक सेक्रेटरी हो गए और अराउंड कम सिर्फ 5 पार्ट टाइम मेंबर हो गए। ठीक है, तो ये आपके हो गए लॉ कमीशन के आपके मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक, जो चेयरपर्सन और जो होगा लॉ कमीशन का, वो या तो मैंने पहले ही बताया, तो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे। चेयरपर्सन और मेंबर जो 23वीं लोकसभा के ना, अभी तक इनको नहीं नाम बताया गया कि कौन बनेंगे, लेकिन हाँ डेट आ गई है कि 1 सितंबर को होगा। अब देखिए दूसरी चीज ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट कि जो अपॉइंटमेंट होता है कि कौन चेयरपर्सन बनेगा, कौन डिसाइड करता है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। यहां से आपके लिए प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल बन के आ जाता है कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट कौन चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इसके हेड है अपॉइंटमेंट कमिटी के, और ये अपॉइंटमेंट कमिटी अल्टीमेटली चेयरपर्सन बताएगा 23वें लॉ कमीशन का। अब देखिए जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं ना, उनको 2.5 लाख सैलरी मिलती है, और जो दूसरे मेंबर है उनको 2.25 लाख सैलरी मिलती है। ठीक है, पर मंथ ये उनकी सैलरी है। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा 23वें लॉ कमीशन का? टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब इनका रोल क्या होगा, क्या करेंगी ये 23वीं लॉ कमीशन? तो 23वीं लॉ कमीशन जो है वो क्या करेगी, उनका काम होगा, अगर कोई लॉ वही एब्सोल्यूट कोई काम की अब नहीं रही तो उसको हटाने की बात करेगी। एसओपी बनाएगी। क्या होता है एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किस चीज का, कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ है वो कैसे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए वो। उसके अलावा अगर कोई लॉ को सिंप्लीफाई करने का जरूरत है, कोई लॉ होता है ना बहुत कलिष्ठ भाषा
भाषा में लिखा होता है, समझ ही नहीं आए क्या, तो उसको सिंप्लीफाई करना भी लॉ कमीशन का काम है। उसके अलावा ऐसे लॉ जो कि आज के इकोनॉमिक नीड्स को लेकर के रेलेवेंट नहीं है, आज के लॉज के ऊपर रेलेवेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो भी हम लोग लॉ जो है लॉ कमीशन ही देखता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रोल जो लॉ कमीशन का ये है, आपको पता है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे डीपीएसपी के अंदर लॉज होते हैं, ये हमारे वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करने में मदद करता है। डीपीएसपी के अंदर कोई लॉ जो होता है ना, उसी को देख के लॉ बनाया जाता है, डीपीएसपी को देख के। तो लॉ कमीशन देखता है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो डीपीएसपी को मानते हुए चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो फिर उसको हटाने की बात की जाती है, ठीक। उसके बाद अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक, कि मेंस में आप ये आंसर कोट कर सकते कि 22वीं जो लॉ कमीशन थी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करके गए थे, ठीक। पहली चीज तो ये कि उन्होंने अप्रैल 2023 में रेकमेंड किया था कि सेक्शन 124A जो कि किससे डील करता है, सेडिशन से डील करता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो सेडिशन वाला लॉ है ना, इट शुड बी रिटेन्ड, इसको वापस ले लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ना एक जजमेंट में बोला गया कि अभी इस पे होल्ड लगाते, सिडिशन जो है वो बहुत पुराना है, हमारे जो वो आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे उसके टाइम का है, अब इसका क्या ही रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी, उस जजमेंट का आप लोग नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या नाम था उस जजमेंट का, ठीक। उसके अलावा इस जो 22वीं लॉ कमीशन थी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, टेररिज्म, जम्मू कश्मीर, ये सब में जो मूवमेंट थी ना, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट के बारे में भी कहीं ना कहीं बात उनके लॉ कमीशन के रिपोर्ट में दिया गया था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे भी लॉ है ना जिनके अंदर क्लैरिटी लाने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो है ये वाला जो नया वाला लॉ कमीशन आएगा, इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा टू एक नया लॉ को रेकमेंड करना जो कि प्रोटेक्ट करे ट्रेड सीक्रेट्स को, ठीक है। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको पता ही चल रहा है, बहुत ही गर्म मामला चल रहा है, तो इस पे भी लॉ कमीशन जो है वो देखेगी कि क्या किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट थोड़ा सा एक साइंस का आर्टिकल में आऊंगी, तो आपको पता है थोड़ा साइंस पे स्पेशल फोकस करूंगी। तो देखिए, आपको पता है सैटर्न के बारे में नाम सुना ही होगा। सैटर्न में एक रिंग होता है जो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ये बड़ा मजेस्टिक यानी खूबसूरत शानदार रिंग है। ये मार्च 2025 में डिसअपियर हो जाएगा। देखिए, डरने की बात नहीं कि हमेशा के लिए नहीं डिसअपियर होगा, कुछ समय के लिए डिसअपियर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि जादू, वो एलियन वाला जादू नहीं, ये वो जो मूवी आई थी ना जादू, वो वाला जादू नहीं, ये दूसरा जादू है। ये है हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन का जादू। आपको पता ना, ज्यादातर जादू ऑप्टिकल इल्यूजन ही होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारे दिमाग हमारे साथ खेल जाता है। देखिए, ये ऑप्टिकल इल्यूजन हर 13 से 15 साल पे होता है। इसमें क्या होता है, सैटर्न की जो रिंग है वो थोड़े टाइम के लिए गायब सी हो जाती है। अब ये होता क्यों है, तो देखिए, सैटर्न जो है ना एक एंगल पे टिल्टेड है। अगर ये सैटर्न है ना, तो आपको पता है सन के अराउंड सब कोई सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सैटर्न भी तो कर रहा होगा। जब सैटर्न सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो सैटर्न खुद भी टिल्ट किया रहता है, मतलब झुकाव होता है उसका 26.73 डिग्री का, जो कि 29.4 अर्थ डे ले रहा होता है, ठीक है, 29.4 अर्थ डे, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो 29.4 अर्थ डे के हिसाब से एक सिंगल ऑर्बिट कंप्लीट करता है, यानी कि पूरे सन पे घूमने के लिए एक सैटर्न 29.4 साल लेता है अर्थ के, अगर हम लोग टाइम में देखें तो देखिए, अगर अर्थ के टाइम लाइन के हिसाब से हम लोग देखें तो 29.4, तो ये आप समझ गए इतना टाइम लगता है इसको। अब देखिए, हर 13 से 15 साल में होता क्या है कि जो सैटर्न की रिंग है ना, वो अर्थ, देखिए हमें तो अर्थ से ही देखना है ना इस रिंग को, क्या होता है कि जो सैटर्न की रिंग है वो बहुत पतली है, इसके एजेस हमें दिखते हैं, पर मार्च 2025 में क्या होगा, एजेस जो रिंग की है ना वो अर्थ के साथ जो है वो कोलाइड कर जाएगी, सेम एंगल पे आ जाएगा, जैसे कि जो गैस जाइंट है वो टिल्टेड टुवर्ड्स सन, अगर प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो वो उसका ओरिएंटेशन हम लोग अर्थ से देखेंगे। होगा क्या कि जो सैटर्न की रिंग, सैटर्न का जो टिल्ट है वो अर्थ के साथ मैच कर जाएगा, सैटर्न रिंग अलाइन डायरेक्टली विद अर्थ, जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे उतना ही ये भी घूमेगा। इससे क्या होगा कि एजेस जो रिंग की है, रिंग के साइड में जो एजेस है वो दिखेंगी नहीं हमें अर्थ से, और दिखेंगी नहीं तो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे साथ साथ जैसे ट्रेन होती है ना, ऐसे सोच के चलो कि दो ट्रेन साथ में चल रही होती है तो ऐसा लगता है ना कि दोनों रुकी हुई है, वैसा सा ही कुछ है, ठीक है।
तो ये फेनोमेना लास्ट 2009 में हुआ था और अब वापस से हो रहा है ये। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि सच बात तो ये है कि अभी तो कुछ समय के लिए गायब हो रहा है बस, लेकिन ऐसा नासा के साइंटिस्ट ने कहा है कि कुछ टाइम के बाद सैटर्न जो अपने रिंग सच में हमेशा के लिए खो देगा। ऐसा क्यों, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैटर्न के ना बहुत, उसके पास भी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड है जैसे हमारे पास है। उसकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका रिंग जो है, ये जो इसका रिंग है, ये इसके तरफ अंदर ही जाता जा रहा है, अपनी ही ग्रेविटी से अंदर जाता जा रहा है। ठीक है, और एक टाइम के बाद इतना अंदर चला जाएगा कि गायब हो जाएगा। ठीक है, रिंग ड्रेन बोल रहे हैं। अब उसके अलावा नासा की एक स्पेसक्राफ्ट भेजी थी जिसका नाम था कसीनी स्पेसक्राफ्ट। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, तो ये नाम कसीनी स्पेसक्राफ्ट, ये देखिए कसीनी स्पेसक्राफ्ट किसने भेजा था, तो नासा ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था, तो सैटर्न पे भेजा था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सैटर्न पे किसके द्वारा, नासा, कसीनी स्पेसक्राफ्ट आई है। ठीक, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज मैच द फॉलोइंग में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कसीनी स्पेसक्राफ्ट जब नासा की गई तो इन्होंने नोटिस बताया कि नासा की रिंग किसका बना हुआ है, तो आइस और रॉक, और ये जो है वो अलग अलग साइज के ग्रेन है। ये जो आइस और रॉक भी है ना, इसके भी ग्रेन का साइज बहुत अलग अलग है। तो जो रिंग है वो इवॉल्व होती है जस्ट 100 मिलियन अगो, और ये रिंग बनी भी कब है, तो सिर्फ 100 मिलियन ईयर अगो। तो ये बहुत यंग कहलाया, 100 मिलियन ईयर अगो यानी कि काफी पहले की बात है, बहुत यंग है। ठीक, और क्या हुआ ना कि दो मून थे, दो आइसी मून थे, आइस के बने मून, ये क्या किया, सैटर्न से टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे करके रिंग बन गया, और इसी का जो डेब्री था, टकराने के बाद जो डेब्री बचा वो रिंग बना दिया। उसके अलावा और भी ऐसे गैस जाइंट्स देखो, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इनके पास भी रिंग है। ठीक है, लेकिन इनका रिंग इतना पतला होता है ना कि हमें दिख नहीं पाता है टेलीस्कोप से। ये देखिए, ये तीनों जो है ना, इनको गैस जाइंट बोलते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट्स है ना कि इनको गैस जाइंट बोला जाता है। आपकी एनसीईआरटी में भी ये नाम मेंशन है। ठीक है, सैटर्न जो है, लेकिन सैटर्न को अगर हम लोग देखें, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून को हटा दे, सैटर्न का जो रिंग है ना वो काफी बड़े डिस्टेंस पे है, काफी डिस्टेंस पे, और इतने डिस्टेंस पे जितना कि अर्थ का डायमीटर का 5 गुना ज्यादा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमें दिख जाता है सैटर्न का रिंग। उसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ प्लैनेट में कहे तो दो तरह के होते हैं, रॉकी और गैस जाइंट। गैस जाइंट तो आपने देख ही लिया, रॉकी के अंदर होते हैं वो 4 इनर प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब एक लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज दैट कि पहला ऐसा ग्लोबल लीगली बाइंडिंग पैक्ट एआई पे आ चुका है। यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके ने मिलके साइन किया है एक कन्वेंशन और एआई, जिसको पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी कहा जाता है। लीगली बाइंडिंग यानी कि अगर इस पे ये कुछ भी कहेंगे तो सारे देश बाध्य हैं इसको मानने के लिए जो इसके सिग्नेटरी हैं, यानी जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है। ऑफिशियली इसको कहा जा रहा है काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई एंड ह्यूमन राइट्स, यानी एआई को ह्यूमन राइट के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि एआई कहीं ऐसा ना करे कि हमारे राइट से छीन जाए हमसे। ठीक है, तो ये जो है ये डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ट्रीटी, ये सब कुछ मेंटेन करना चाहिए एआई को। इसको लेकर के ये साइन हुआ है ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था लिथुआनिया में। ठीक है, लिथुआनिया कंट्री का कैपिटल आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक, कि कैपिटल क्या है लिथुआनिया का, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए, ये ट्रीटी जो है इसको बोला जाता है इट इज अ पैक्ट विथ टीथ। टीथ का मतलब कि किसी चीज में वजन बोलते हैं ना हिंदी में कि इसमें वजन है, वैसे इस ट्रीटी में भी वजन है। कैसे, क्योंकि इसको 2 साल लगे इस ट्रीटी को बनने में। 50 से ज्यादा कंट्रीज इसमें अडॉप्ट करेंगी क्या, रिस्क बेस्ड अप्रोच देखेंगी कि कोई रिस्क ना हो। इसमें जो कंपनीज होती हैं वो भी, जैसे प्राइवेट कंपनीज, ये सारे इसको साइन करेंगे। ये जो ट्रीटी, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रीटी होगी। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड कर रही है। ये एक रिस्पॉन्स है जो चाहिए था हम लोग को, इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड चाहिए था हम लोग को। अब देखिए ऑब्लिगेशन क्या है इस ट्रीटी की, तो इसके रेटिफिकेशन, अगर कोई मेंबर इसको रेटिफाई कर लेता है यानी कि हामी भर देता है, तो उसको ऐसा एआई सिस्टम अगर उसका होगा तो उसको चेक करना पड़ेगा कि ये एआई ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा देखना होगा एआई कोई ऐसा कंटेंट ना लाए जो इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस किसकी, तो किसी डेमोक्रेटिक जो संस्थान है उसकी इफेक्टिवनेस, इंटेग्रिटी को अंडरमाइन ना करे। अंडरमाइन मतलब उसको खराब ना करे, उसको
रोके ना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एक्सेस टू जस्टिस, ये सारे क्या आएंगे, डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखती है, रूल ऑफ लॉ। इसको कहीं भी अगर कोई एआई इसके में खंडन कर रहा है, बाधा डाल रहा है, तो उस एआई को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा मेजर्स लाए जाएंगे कि प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ताकि एआई जो है डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ ना करे। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी में, ठीक है। मान लो कोई रिसर्च के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के रिसर्च के लिए मैं कोई एआई बना रही हूँ जो मुझे मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, तो उसमें मैं कुछ एग्जाम्पशंस ले सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार मार्क किया है, अभी तक एआई को लेके क्या अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, कौन से ट्रीटीज आ चुके हैं। तो कभी भी कोई भी आपका आंसर आएगा ना एआई के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्लीज इसको मेंशन करिएगा, आपका मेंस का आंसर शानदार हो जाएगा, ए क्लास। जैसे G7 पैक्ट ऑन एआई अक्टूबर 2023 में आया था। यूरोप एक एआई एक्ट लेकर के आया था 2023 में। उसके अलावा ब्लेचले डिक्लेरेशन हुआ था जिसको 28 कंट्रीज ने साइन किया था नवंबर 2023 में। तो ये जो G7 पैक्ट एआई का आया था, उसने क्या बोला था, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे हम लोग। इसमें 11 पॉइंट की बात की गई थी जिससे एआई को सेफ और सिक्योर किया जाए पूरे वर्ल्ड में। दूसरा जो आया था यूरोप का एआई एक्ट। यूरोप के एआई एक्ट में क्या बोला गया था, जो एआई के डेवलपर्स है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक यूजेस ऑफ एआई, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन ना हो जाए एआई का, इतना ना एआई आ जाए कि लॉस ही कर दे कहीं पे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लेचले डिक्लेरेशन। ब्लेचले डिक्लेरेशन में 28 कंट्रीज ने साइन किया था, हमारा प्रिय भारत ने भी इसको साइन किया था। इसके अंदर रिस्क की बात की गई थी कि क्या रिस्क हो सकते हैं एआई को, उस रिस्क पे एक्शन लेने की बात की गई थी। उसके अलावा आपको पता है एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसके ओनर इलॉन मस्क और जो को फाउंडर एप्पल के स्टीव वोजनाइक, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक ओपन लेटर भी साइन किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 6 महीने के लिए पॉज लगा दिया जाए एआई के डेवलपमेंट को, ताकि एआई के लिए जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल आए जा सके। इशू और कंसर्न की क्या बात है, तो देखो ये ट्रीटी हालांकि लीगली बाइंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लीगली बाइंडिंग होने के बावजूद इस पे कोई प्यूनिटिव सैंक्शंस नहीं है। प्यूनिटिव सैंक्शन का मतलब कि कोई किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई पेनल्टी लगा देते, फाइन लगा देते, तब तो भय बैठेगा ना लोग के अंदर, कि डर आएगा कि अरे नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पे ये तो हो जाएगा। बोला जरा मॉनिटरिंग होगी, अगर कोई इंसान नहीं करता है तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाएगी। लेकिन आप कोई फाइन या पनिशमेंट नहीं दोगे तो वो थोड़ा इशू है ना इस चीज का। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के अलावा इस वाली ट्रीटी को किसने साइन किया है, तो इसको इजराइल और जॉर्जिया ने भी साइन किया, ठीक है। जॉर्जिया का कैपिटल भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो अब ये ट्रीटी पहली लीगली आ गई है, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो ये है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में एक बहुत ही ऐसी यूनिक चीज देखी गई, ये देखी गई कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा 66 साल की अपनी हिस्ट्री में फ्रांस के, कि कोई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बिना प्राइम मिनिस्टर के 50 दिन तक गवर्नमेंट चली है, ठीक है। 50 डेज तक पीएम ही नहीं था। कहाँ पे, फ्रांस में। तो क्या हुआ था, ये बहुत हिस्टोरिक चीज हो जाती है ना कि 50 दिन तक कोई नहीं है। अभी जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने नया पीएम अपॉइंट किया जिसका नाम क्या है, माइकल बार्नियर। ये है माइकल बार्नियर। किस मेंबर है, पार्टी के मेंबर है, तो रिपब्लिकन पार्टी के। कौन से विंग के हैं, तो राइट विंग के हैं। तो अब ये आ चुके हैं और फाइनली क्या, ये जो डेडलॉक, इसको क्या होता है, पॉलिटिकल डेडलॉक, जो ये बीच में फंसा हुआ था डेडलॉक, ये फाइनली खत्म हुआ है। 2 महीने से भी ज्यादा, सोचो 50 दिन के लिए कोई पीएम ही नहीं था। तो ये बहुत, इससे क्या होता है ना, गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब फाइनली ये आ चुके हैं, ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट आ चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन वापस से सही हो पाएगा। तो अब इससे हमारा फ्रांस जो है वो प्लेस इन न्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा फ्रांस, एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे हमारा फ्रांस आप देख सकते हैं, यूके, जर्मनी, स्पेन, इधर बीच में फ्रांस है। फ्रांस के बगल में यहाँ इटली है, स्विट्जरलैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, जर्मनी से शेयर कर रहा है, बेल्जियम से शेयर नहीं, जर्मनी से शेयर नहीं कर रहा, इधर लग्जमबर्ग से शेयर कर रहा है, बेल्जियम से, नीदरलैंड से, इधर यूके है, इधर फ्रांस है, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्पेन है, और स्पेन है, जर्मनी भी है, सॉरी, यूके भी है। ये सारे से ये बॉर्डर शेयर करा। कौन, फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल आप देख सकते हैं पेरिस। यहाँ पे अभी ओलंपिक भी हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बगल में बे ऑफ बिस्के है, इंग्लिश चैनल बह रहा है, नॉर्थ सी ऊपर साइड पे है, और इधर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है,
तो ये पूरा हमारा मैप हो गया फ्रांस का। तो इस तरह से आज की न्यूज़ थी। अब आप क्वेश्चन ऑफ द डे में ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी से है ये टर्म, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ, आपका रिविजन हो जाएगा। तो डू कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू। ये आज के न्यूज़ थे सारे एंड कीप रीडिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई होप आप लोग सब एकदम जोश खरोश के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार तो आग लगा देना है। चलिए, थैंक यू।